228 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार इसलिए तैयारी कराते जा रहा हूं और मैंने आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करा दिए। उसके साथ ही 4 अंकी वाले भी हम प्रश्न देख रहे हैं। ये हमारा 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 रहने वाला है। 4 अंकी वाले महत्व प्रश्न बता दिए, पार्ट 1 आ चुका है, तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पहले ही बता दिया, कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। यानी सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है तो कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप क्या है सफल हो पाएंगे। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यदि सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण आपका क्या समीकरण ये दिया हुआ है तो हमें इसका वेग, त्वरण और फलन ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या ज्ञात करना है। इसका आपको त्वरण भी ज्ञात करना है और वेग ज्ञात करना है, 2 चीजें हमें ज्ञात की है। समीकरण हमें दिया जा रहा है y बराबर a cos ओमेगा t, ये हमारा समीकरण है। तो हमें इसका क्या निकालना है, वेग निकालना, त्वरण निकालना। प्रीवियस में आ चुका है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहले हम क्या है वेग के लिए व्यंजक देख लेते हैं। तो वेग के लिए व्यंजक आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। वेग के लिए आपका ये रहने वाला है, इसे इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। समीकरण है v बराबर क्या होता है आपका y/dt, t के सापेक्ष यहाँ समाकलन किया गया है। तो ये हमारा निकल कर समाकलन बस बनना चाहिए, तो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आप अभी तो क्लास 11th में, क्लास 12th में आपको पूरा चैप्टर समाकलन का पढ़ना पड़ेगा और डिटेल से आप समाकलन सीखेंगे। फिर नेक्स्ट आपको त्वरण के लिए करना है, तो यहाँ पुनः टी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। ओके, तो यहाँ तो आपको अवकलन करना है, तो अवकलन किस तरीके से किया जाता है वो आपको क्लियर होगा तो आसानी से आप कर ले जाएंगे, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं रहने वाला। तो ये आपके त्वरण के लिए व्यंजक दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप जो क्लास 12th में पहुंच जाएंगे, गणित में आपको अवकलन का पूरा चैप्टर है, समाकलन का पूरा चैप्टर है, वहाँ आपको डिटेल से पढ़ेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी बिंदु में अतिरिक्त दाव का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। किसी बिंदु पर अतिरिक्त दाव का हमें व्यंजक निकालना है। ये भी दोस्तों प्रीवियस में आ चुका है, तो ये आपका दिया हुआ है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है और फिर यहाँ आपका सॉल्व किया गया है। अतिरिक्त दाव का व्यंजक हमारा निकाला आता है, इस तरीके इतना ही आपको लिखना है। ओके, ज़्यादा नहीं, इतना लिखना है। प्रीवियस में आ भी चुका है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक ये आपको दिया है, को स्थापित कीजिए जहाँ प्रतीकों का समान अर्थ है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक या यंग मापांक कहते हैं। सूत्र के रूप में देखें तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक बराबर होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमीय सूत्र देखें ml इनवर्स t की पावर -2, ये आपका रहता है, याद रखिएगा। अब मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं आता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक का बीमीय सूत्र यंग प्रत्यास्थ है उसका ऐसा ही मात्रक, तो आपको याद करना है, या फॉर्मूला भी आपका आ सकता है। तो परिभाषा, फॉर्मूला और मात्रक, बीमीय सूत्र सब आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको ऐसा सूत्र की स्थापना भी करनी है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक के सूत्र की स्थापना करनी है। तो ये आपका सूत्र की स्थापना दी हुई, तैयार कर लीजिएगा। तो मतलब इसी क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक से संबंधित का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हमने सब कुछ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तय करना है प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में 4 अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर कम इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको क्या पढ़ कर आपको रखना है। आगे मैं आपको बताता हूँ हाई कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हाई चांसेस जिसके आने के। तो पहले आप इससे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तैयार करते जाइएगा। कम समय है तो मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको क्या है क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ कौन कौन से पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। फिर ग्राफी विधि से न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण को प्राप्त कीजिए। प्रीवियस में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। ग्राफी विधि से करना है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम का आपको क्या है समीकरण आपको प्राप्त करना है। ये आपका दिया हुआ ग्राफी विधि का उपयोग करना है। तो ये आपका पूरा यहाँ से सॉल्यूशन आपका इस पर रहने वाला है, ये आपका ग्राफ बनने वाला है। अब डिफिकल्ट लगेगा, आप क्या डायरेक्ट नहीं सीख सकते, समझकर आपको क्या तैयार करना पड़ेगा। ओके, जैसे अब मैं आपको समझना है तो आप यूट्यूब पर डाल भी दीजिएगा ग्राफी विधि से न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण, आपको क्या है स्पेशल वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा अगर आप तैयार करना चाहते हैं। ये आपका दिया हुआ है, हमारा भी जाता है v² = u² + 2a, ये मार्ग है न्यूटन गति का दूसरा नियम का समीकरण है, तो ये सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रक्षेप के लिए क्षैतिज परास का व्यंजक स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट रहने वाला, प्रक्षेप के लिए हमें क्षैतिज परास है, इसके साथ ही उड्डयन काल है। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। पहले तो आपको उनका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्षैतिज परास का और उड्डयन काल का, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ न्यूमेरिकल आता है शॉर्ट टाइप वाला का क्षैतिज परास या उड्डयन काल संबंधित, तो आपसे कर दीजिएगा अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है। ओके, बाकी निकालना किस प्रकार से, इसमें आपको ये 4 नंबर का यहाँ व्यंजक आपको निकालना है। क्षैतिज परास का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ निकालना है, वो आपको एक बार पूरा दिया हुआ है।
तो ये आपका किस प्रकार से निकाला गया है, ये आपका निकलता है क्षैतिज परास का व्यंजक। पूरा इसको तैयार करके रखिएगा। फिर नेक्स्ट है ऊष्मा गति के द्वितीय नियम की आवश्यकता समझाइए। इस नियम से संबंधित किसी एक कथन की आपको व्याख्या भी करनी है। तो ऊष्मा गति के पहले आपको प्रथम नियम यहाँ द्वितीय नियम को आवश्यकता बतानी है। तो आपका दिया है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम बताता है कि निकाय पर किए गए संपूर्ण कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। यह तथ्य प्रयोगों द्वारा तथा व्यवहार से सत्य पाया जाता है। ऊष्मा गति के द्वितीय नियम अनुसार ऊष्मा को कार्य में पूर्णतः परिवर्तित करना असंभव होता है। ठीक है, पूर्णतः। तो ऊष्मा गति का द्वितीय नियम क्या कह रहा है हमारा कि ऊष्मा को कार्य में पूर्णतः परिवर्तित करना क्या असंभव होता है। फिर आपको क्या है, इस नियम को आपको क्या है एक कथन की व्याख्या भी आपको समझानी, मतलब उसको उदाहरण के देकर आपको यह समझाना। तो ये पूरा देखिए, एक बात इतनी सी है, ऊष्मा गति का द्वितीय नियम हमारी क्या आवश्यकता है कि ऊष्मा को कार्य में पूर्णतः परिवर्तित करना असंभव है। लेकिन समझाने के लिए आपको ये सब बातें दी हैं, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऊष्मीय प्रसार के लिए रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में आपको संबंध स्थापित करना है। तो ऊष्मीय प्रसार रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में आपका ये दिया हुआ है संबंध, तो इसे आपको संबंध तैयार करके रखिएगा। तो लास्ट में हमारा निकल के आता है आयतन प्रसार गुणांक होता है 3 गुना होता है किसके, रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुना होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव किसे कहते हैं, विकृति किसे कहते हैं। तो प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या है कि जब किसी वस्तु पर प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत विरूपण बल लगाया जाता है तो विरूपण बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। किंतु प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि विरूपण बल को हटा लेने पर वस्तु तुरंत पूर्वावस्था में नहीं आती है, अपितु ऐसा होने में कुछ समय लगता है। प्रत्यास्थ का उत्तर प्रभाव कहते हैं। यानी समझ लीजिए कि वो वस्तु हमने ली और उसको खींचा तो उसकी आकृति बिगड़ गई होगी, अब उसे अपनी पूर्वावस्था में आने पर वो तुरंत पूर्वावस्था नहीं है। रबड़ है, रबड़ को खींचे तुरंत छोड़ देंगे, तुरंत अपनी अवस्था में आ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी वस्तु पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खींचते हैं होगे और फिर उसको बल हटाते हैं तो अपने पूर्वावस्था में आती है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे अपनी क्या पूर्वावस्था में अपनी आएगी। तो ये जो होता है ये हमारा कहलाता है प्रत्यास्थ का उत्तर प्रभाव। नेक्स्ट विकृति क्या है, तो विरूपण बल के कारण किसी वस्तु के एकांक बीमा में होने वाले परिवर्तन विकृति कहते हैं। ओके, अगर कोई ने आपने रबड़ को खींच करके है उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया है तो उसको जो क्या है वो विकृति हो गई, जिसकी साइज थी उसको थोड़ा सा बड़ा हो गई है, एकांक बीमा में परिवर्तन आ रहा है तो उसकी क्या है विकृति कहलागी। विकृति बराबर होता है बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा। यह एक है मात्राहीन और बीमाहीन राशि है। नेक्स्ट धारा रेखीय प्रवाह और विचित्र प्रवाह में आपको अंतर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, या फिर इस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन की धारा रेखीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए, या विचित्र प्रवाह से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखिए। तो यदि आप क्या धारा रेखीय प्रवाह और विचित्र प्रवाह में अंतर तैयार कर लेते हैं तो इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो धारा रेखीय प्रवाह में क्या है, इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग परिणाम व दिशा क्या समान होता है। जबकि विचित्र प्रवाह में इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण का वेग क्या भिन्न भिन्न होता है। तो धारा रेखीय प्रवाह विचित्र प्रवाह में अंतर आपको तैयार करके रखना है। ओके, ये कणों का मार्ग क्या है सरल रेखीय होता है, जबकि विचित्र प्रवाह में कणों का मार्ग अनियमित टेढ़ा मेढ़ा होता है। धारा रेखीय नाम ये धारा रेखीय प्रवाह यानी सीधे धारा में बहना, विचित्र प्रवाह यानी ओके टेढ़े मेढ़े मार्ग होना। प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब तथा घनत्व नियत रहते हैं, जबकि विशुद्ध प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब तथा घनत्व का नियत नहीं रहते हैं। इस पार्ट दिया तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो सरल आवर्त गति क्या है, सरल आवर्त गति जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक प्रकार अपवर्ती गति के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसका त्वरण उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है, तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पेंडुलम की गति, झूले गति, यह क्या सरल आवर्त गति को उदाहरण है। पर इसकी विशेषताएं दी हैं कि गति एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर क्या रेखा सरल रेखा में होनी चाहिए। यानी जो गति है कोई भी सरल रेखा एक वैसे इस लाइन है तो इस लाइन के दोनों ओर क्या है समान दिशा में होती है। आप इसे पेंडुलम की गति से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। गतिमान वस्तु एक निश्चित समय के बाद पुनः अपनी माध्य स्थिति से गुजरनी चाहिए। अपनी माध्य स्थिति ये है, पहले एक बार इस साइड पेंडुलम जाएगा फिर वहां अपनी माध्य स्थिति पर इस साइड जाएगा, लेकिन अपनी माध्य स्थिति से क्या गुजरेगा। ओके, गतिमान वस्तु का त्वरण सदैव माध्य स्थिति के विस्थापन के क्या अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। ये हो जाता है आपका सरल आवर्त गति की विशेषताएं। और त्वरण की दिशा क्या सदैव साम्य स्थिति की ओर होनी चाहिए। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर आपको तैयार करके रखना है। 4 नंबर की इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो ये दिया है अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर, इसे भी आपको दिख रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूरी विस्थापन को परिभाषा दीजिए और इसका ऐसा ही मात्रक बताना है। और एक और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित आपको करना है। तो दूरी क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी
कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, मीटर है। विस्थापन क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम चली गई दूरी, उसके विस्थापन कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है आपका, इसका भी दोनों दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रा आपका मीटर ही रहता है। तो दूरी क्या होती है, किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी समय में एक जो रास्ते की लंबाई है वो कहलाएगी आपकी क्या है, दूरी, वो कहलाएगी एक दूरी। और जो विस्थापन होता है वो गतिशील वस्तु द्वारा चली गई प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो उसे क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाता है। और इसके साथ एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो क्या है पूरे चक्कर गोला में क्या है, गोला है हमारा, उसमें क्या है गति कर रहा है, ओके, इसमें दौड़ लगाकर दोबारा अपने स्थान पर आ जाए, यहाँ से दौड़ स्टार्ट की और ये घूमता हुआ वही दोबारा आ जाता है, तो दूरी उसकी होगी, दूरी उसमें क्या है काउंट होगी, उसने जितने दौड़ लगाई उसकी दूरी हो जाएगी। मान लीजिए 2 किलोमीटर का क्या है ग्राउंड का चक्कर लगाया तो उसकी दूरी है। लेकिन विस्थापन कुछ है तो वह पूरा घूम का चक्कर लगाने के बाद फिर उसी स्थान पर आ गया तो विस्थापन वहाँ क्या है, शून्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम चली गई दूरी, लेकिन वहाँ तो वहीं खड़ा हुआ है। ओके, मतलब एक बार से वही स्टार्ट किया तो वहीं खत्म हो गया है इसके। ओके, तो वो आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन शून्य रहेगा। एक समान त्वरण क्या है, जब समान समय अंतराल में वस्तु का वेग समान परिवर्तन होता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। जब समान समय अंतराल में वस्तु का वेग में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु के त्वरण को क्या है, एक समान त्वरण कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा परिवर्ती त्वरण किसे कहते हैं, तो वस्तु के त्वरण का परिणाम अथवा दिशा या दोनों परिवर्तित होते हैं तो इसका त्वरण परिवर्ती त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर या महत्तम ऊंचाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ओके, इससे पहले मैंने आपको 36 परास का बताया था व्यंजक और अब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए, और इसके साथ ही जैसे ये 2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्रक्षेप का पथ होता है वो परिवलयाकार होता है, उसको सिद्ध करना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नॉर्मल आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपसे न्यूमेरिकल बन सकता है, लेकिन आपको इनको उस व्यंजक आपको ज्ञात करने के लिए है लॉन्ग में 4 नंबर क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ये भी आपको तैयार कर रखना है। ऊर्ध्वाधर या अधिकतम या महत्तम ऊंचाई के लिए या महत्तम परास के लिए व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाता है, ये पूरा आपको सॉल्यूशन दिया है, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है। शीतलन दर तथा तापांतर में संबंध दर्शाने वाले व्यंजक को निगमित कीजिए और लागू होने वाली आपको शर्त भी यहाँ बताना है। तो न्यूटन का शीतलन नियम दिया हुआ है। न्यूटन के शीतलन नियम अनुसार समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु तथा बाह्य वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो शीतलन दर अनुक्रमानुपाती आपके तापांतर, फिर उसका आपको व्यंजक भी निकाला तो ये आपको व्यंजक भी दिया हुआ है, तो ये व्यंजक आपको तैयार कर लेना है। फिर न्यूटन के शीतलन के नियम लागू होने वाली शर्तें या सीमाएं कौन कौन सी हैं, तो ये सीमाएं दी हुई हैं कि वस्तु तथा उसके समवर्ती वातावरण का तापांतर अधिक नहीं होना चाहिए, वस्तु से ऊष्मा क्षय केवल विकिरण द्वारा होना चाहिए, वस्तु की प्रकृति तथा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक बदलना नहीं चाहिए। ये शीतलन नियम में न्यूटन के शीतलन नियम के लागू होने वाली शर्तें हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस के आने के, तो किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन दोस्तों 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 सेट में पेपर आएंगे तो किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको जरूर रखेगा, क्योंकि अब ये तो नहीं बता सकता टीचर किस सेट में रखेगा, लेकिन जरूर आपको क्वेश्चन रहने वाला है। वो सिद्ध करना है CP - CB = R, CP - CB = R, इसको आपको सिद्ध करना जरूर सीख लीजिएगा, ये आपका सिद्ध करने रहना। अब मुझे पता है ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन है, मतलब आपको जैसे आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लगने वाला है, लेकिन थोड़ा प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ओके, जैसे आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप YouTube पर लीजिए CP - CB = R, इसका आपको सिद्ध करके दिखाइए, तो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो एक वीडियो से आप देखकर समझ लीजिएगा। ओके, क्योंकि हाई चांसेस के आने के प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हर साल ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में मुझे देखने को मिल ही जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके में भी आ सकता है, तो तैयार करके आपको रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 4 अंक वाले महाप्रश्न आपको कंप्लीट करा दिए हैं, तो जितने वो पहली वीडियो में बताए थे ओके पिछली वीडियो में, तो उन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। बाकी दोस्तों आप क्रम से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिए, क्लास 11 फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो से भी लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।